नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा भोले। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस समय हम आए हुए हैं बरहता गाँव में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव के आवास पर, और उनसे जानेंगे हम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इस समय समाजवादी पार्टी क्या रणनीति बना रही है। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं आदरणीय लाल बहादुर यादव जी से। जी, बताएँ विधायक जी कि इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्रेज़ेंट करेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए हमेशा अपना जो है अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए हमेशा जनता के बीच में रहती है। चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तैयारी है चुनाव लड़ने की, और ऐसी दशा में समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ी है और आने वाले 24 में भी चुनाव लड़ी। जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है इंडिया गठबंधन हुआ, उसमें सीटों का बँटवारा हुआ और जौनपुर सदर से अभी तक जो है किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से। हुँ, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी अपना हुँ, घोषित कर दिया है सदर से, लेकिन मछली शहर से अभी तक नहीं किया है। हुँ। तो इस दशा में कब तक समाजवादी पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को घोषित करेगी? देखिए, ये पार्टी का विषय है और नेतृत्व का विषय है। मैं समझता हूँ कि समाज में भारतीय जनता पार्टी जहाँ अब प्रत्याशी घोषित कर रही है, समाजवादी पार्टी इसके पहले भी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बहुत जगहों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, बहुत जगहों पर सिलसिला जारी है। समय तक सब कुछ हो जाएगा। जैसा कि ये जानकारियाँ मिल रही हैं हुँ, कि और इससे पहले भी हुँ, आपके कार्यकाल बहुत अच्छे रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाह रहे थे कि आप एक बार फिर जो है सदन में आएँ और बड़ी सदन में आएँ। तो क्या इस बार अगर आपको मौका मिलता है, और चर्चाएँ भी हैं कि इस बार लाल बहादुर यादव जो है सदर से को जो है चुनाव लड़ाया जाएगा, और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी इससे खुश हैं कि अगर उनको मिलता है तो हम हर वर्ग का व्यक्ति यही चाह रहा है कि उनको टिकट मिले और हम उनको जिताएँ। तो इस पर आपका क्या कहना ये तो आपने अपनी भावना व्यक्त किया। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की हैसियत से अपेक्षाएँ रहती हैं, अपेक्षा मेरी भी है। ऐसी दशा में नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसको जो है माना जाएगा, उसी तरह से अवसर मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूँगा। है? अभी एक परसों की बात आपको बता रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया था, सरकारी कार्यक्रम। हुँ, नितिन हुँ, गडकरी जी आए हुँ। थे, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री जी, जी, हैं। जी। उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जी, परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जी। उस पर जो है सांसद श्याम सिंह यादव को निमंत्रण नहीं दिया हुँ, गया। हुँ। प्रोटोकॉल में जबकि ये जी, है जी। कि अगर कोई सरकारी ठीक। कार्यक्रम होता है तो उसमें आना चाहिए, हुँ, निमंत्रण स्थानीय। ठीक, तो लेकिन उनको नहीं, उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई। ठीक। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, केंद्रीय गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, परियोजनाएँ हैं, आम आवाम के लिए अगर कोई चीज़ है, हम कुछ करना चाहते हैं, जनहित में करना चाहते हैं, तो जब उसमें पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए, तो सारे लोगों को बुला कर के केंद्रीय मंत्री को इस तरह से करना कराना चाहिए। व्यवस्था देने वालों को, सारे लोगों को आमंत्रित करना चाहिए था, सबके बीच में जनहित की बातें करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। ये केंद्र की तरफ से पक्षपातपूर्ण रवैया है। चाहे वहाँ लोगों ने किया हो, चाहे यहाँ किया हो। ये जैसा गलत कि है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है तमाम योजनाएँ लोकसभा चुनाव आते ही योजनाओं का देना शुरू कर दिया। इसी बीच जो है अभी 2 परीक्षाएँ हुई हुँ, उत्तर प्रदेश सरकार हुँ। द्वारा। एक जो है आरओ एआरओ और एक पुलिस परीक्षा हाँ, हुई। दोनों निरस्त हो गई। दोनों के बारे में और विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी-करनी में एकरूपता नहीं है। ये जो कहते हैं उसे नहीं करते, जो करते हैं उसे नहीं कहते। ऐसी दशा में पहली बार जब ये लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अवसर दे दो और मैं अगर हो गया तो देश का काला धन विदेश से मँगाऊँगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया दे दूँगा। 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ हर साल देता चला जाऊँगा। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दुगुना करा दूँगा। इसमें से ये उन्होंने कहा था, मंचों से कहा था, और ऐसी दशा में आज तक न किसी के खाते में पैसा गया। कहने वालों के खाते में चला गया हो अलग बात है, लेकिन जिसके लिए कहा गया उसके खाते में नहीं गया, उसको नौकरी नहीं मिली। जिन लोगों ने कहा उनको नौकरियां मिल गई हो, चूंकि आईएएस भी बन जा रहे हैं व्यवस्था से,
तो ऐसी दशा में उनको कुछ भी मिल गया हो, लेकिन जिसके लिए कहा गया उसे नहीं मिला। किसानों को नहीं मिला, कर्जा उन लोगों को माफ कर दिया जा रहा है जो लोग अपने को दिवालिया भी साबित कर दे रहे हैं, उनका कर्ज माफ हो जा रहा है और किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में सरकार के कथनी करनी में एकरूपता नहीं है, ये जो कहते हैं उसे करते नहीं, इसलिए जनता मन बनाई है, चुनाव का इंतजार कर रही है। जितने इंडिया गठबंधन के साथी होंगे उनको जिताने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कहा है कि निश्चित रूप से पीडीए के लोगों अगर बहका करके सरकार बनाने का काम किया जा रहा है तो 10 साल बहुत होता है और 10 साल में आपका बहुत कुछ हो गया होता। हम कायदे से नहीं कह सकते कि जौनपुर में फला योजना आ गई 10 साल के अंदर और जिसका फायदा जनता को मिलता हो। तो जब इतना नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में जनता भी मन बनाई है कि बहुत जल्दी चुनाव आ जाए। हम निश्चित रूप से अब देख लिए, अब ठगी के शिकार नहीं होना चाहते। अब पीडीए के साथ चल करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लोग ताकत देना चाहते हैं, उनको जिताना चाहते हैं। खास तौर से हम जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ के एक स्थानीय अपने राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा कई योजनाएं ले आई गई, लेकिन उन योजनाओं पर आज आप सड़कें देख लीजिए और नए नए घाटों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी जीवन को जो जीवन देने वाली सुविधाएं हैं उसको नहीं क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे कि आपका मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसकी नींव रखी गई, लेकिन तब से अभी तक जो है यहाँ नहीं है। कोरोना काल में भी ये स्थितियां रही कि कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की वजह से, और उस समय जो है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 112 एम्बुलेंस चलाई गई जो कि निःशुल्क, उसी से पूरे कोरोना काल में सबको जहाँ जहाँ तक पहुँचाया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई है तो जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने चाहे 100 नंबर रही हो, चाहे 112 रही हो, चाहे 108 रही हो, यहाँ तक कि पशुओं के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चलाने का उन्होंने काम किया था। बेजुबान जानवरों के लिए भी उन्होंने इस तरह की व्यवस्था किया था कि इनके भी दुख को जो है ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनका भी इलाज होना चाहिए, उस पर भी एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। और एम्बुलेंस किसी के दुख को ये नहीं पूछा कि आप किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, किस दल, किस पार्टी के हो। ऐसी नीतियां बना करके उन्होंने सबके लिए काम किया। जब सबके लिए उन्होंने काम किया तो आज तो वही सब समाजवादी पेंशन उन्होंने लागू किया था। समाजवादी पेंशन का विषय 500 रुपए के हिसाब से लोगों को मिलता था और साल भर में एक व्यक्ति को सीधे सीधे उनके खाते में चला जाता था 6,000 रुपया। आज 1,000-2,000 रुपया इस तरह से, और जिस तरह से खाद की बोरी से यूरिया गायब हो गई। 50 किलो आती थी, 50 किलो की जगह 45 किलो हो गई, 45 से अब सुनने में आ रहा है कि 40 किलो हो गई। तो ऐसी दशा में किसान तो हमेशा ठगा जा रहा है। तो वो बेचारा बना हुआ है यहाँ खेत में और जवान बना हुआ है वहाँ सीमा पर, वो भी बेचारा बना है। जिस तरह से उसका 4 साल का जो है, जिस तरह से वीर योजना चलाई गई, आप बताइए कि माने लोगों की शादियां लोग करने पर नहीं तैयार हैं। वो जान रहे हैं कि हम इनके यहाँ शादी करेंगे, 4 साल में इनके ये लड़का लौट के घर आ जाएगा। उस दशा में कर दिए कि उससे न जीते बन रहा है न मरते बन रहा है। बाप कहीं नौकरी कर रहा है तो उसको तो उम्मीदें हैं, वो अपने समय कर रहा है और बेटा जो है रिटायर होकर घर आ रहा है। तो बड़ी इस तरह की अव्यवस्था पैदा कर दी गई है कि उस संविधान में दिए हुए जितने माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दिया था, संविधान के तहत जहां देश को चलना चाहिए, वहां आज देश एजेंडों के हिसाब से चल रहा है। कोई जो चाह रहा है कि मेरा एजेंडा ये कह रहा है, अब तो 10 साल बीत गए ना, 10 साल में आप भी तो इसके उदाहरण हैं कि कौन सी बात बता दी जाए कि 10 साल में केंद्र से ये आ गया, ये आ गया। एक चीज आप कह रहे हैं, वहीं किसान रो रहा है सड़कों पर बिलबिलाता हुआ, चिल्लाता हुआ कि करखियाव अगर के इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां अगर एक योजना का उद्घाटन किया जा रहा है, कितना बना कितना नहीं, वो भी आपने देखा। साल 6 महीने से दिन रात उल्टा सीधा करके इस तरह का काम दे दिया गया। जनहित में कब तक रहेगा ये नहीं पता है। घोषणाएं की जा रही हैं, जिस तरह से परीक्षाओं के लिए किया जा रहा है और जिस तरह से जो कहा जा रहा है वो नहीं पूरा किया जा रहा है। शिक्षकों की अभी अदालत के कहने के बावजूद उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी दशा में विसंगतियां तो इतना मुहबाई हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, और लोग हक मांगने जा रहे हैं तो लाठी गोली के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी दशा में जनता मन बनाई है कि 24 का जल्दी विषय आ जाए और जल्दी से जो है हम
उनको जो है उससे निजात पाए क्या सरकार आप मानते हैं कि 2024 में केंद्र में जो है समाजवादी पार्टी इंडिया की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए कि जनता जिस तरह ललचाई आंखों से इंडिया गठबंधन के लोगों की तरफ देख रही है, उससे लगता है कि हर हालत में वो देश में सरकार बनेगी। जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बेबाक तरीके से जवाब दिया हमारे सवालों का विधायक लाल बहादुर यादव जी ने, जो कि आने वाले 2024 के चुनाव में इनका कहना है कि अगर इनको मौका मिला तो ये भी जो है चुनाव लड़ेंगे और जो कि यहाँ के कार्यकर्ता सदर विधानसभा से ये उनके लिए ये ज़मीनी नेता का काम करेंगे और सबसे मिलने का काम करेंगे और विकास के मुद्दे इनके सर्वोपरि रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स, ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, जौनपुर। कृपा शंकर सिंह जी जो हमारे माननीय प्रत्याशी हैं और हमारे सांसद हैं, उनको इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में जो है उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जौनपुर जनपद से लगाव है। जौनपुर जनपद का सम्मान उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर के बढ़ाया है और वो अपने जौनपुर का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर के गृह राज्य मंत्री के पद पर अगर शोभा बढ़ाया हो तो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। और रही बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो भी कार्यकर्ता हैं। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने अगर उनको टिकट दिया है तो कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता के नाते उनको टिकट दिया गया है, ना कि उनको हम किसी और बात के नाते टिकट दिया गया है। पार्टी में कब सदस्यता उनको मिली है? पार्टी में सदस्यता हुए उनको कम से कम, जहां तक मैं जानता हूं कि लगभग 2021 में जो है उनको सदस्यता मिली है और 2021 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो। और सुनिए, 2 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस प्रत्याशी को, कैसे देखते हैं कितना जो बन रहा है सर, कैसे देखते हैं जो प्रत्याशी आपका कल नाम आया सामने, कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत अच्छी छवि है उनकी, बहुत बड़े नेता हैं वो, पूरे देश में उनको लोग जानते हैं और एक योग्य व्यक्ति को यहाँ जौनपुर का प्रत्याशी बनाया गया है और पूरी जनता आह्लादित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिले तक का कार्यकर्ता सब प्रसन्न है और सभी लोगों ने ठाना है कि हमको अब की बार कमल खिलाना है और सब लोग कृपा शंकर सिंह को यहाँ से सांसद बनाएंगे। पार्टी में बड़ा गतिरोध है कि टिकट बंटवारे, नया चेहरा है जनपद के लिए। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कोई नहीं होता है, हमारे यहाँ चेहरा कमल है। हम सिर्फ कमल देखते हैं, मोदी देखते हैं और हमारा चेहरा मोदी जी है और हमारा निशान कमल है। हम कमल की बात करते हैं। हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रत्याशी के बेस पर काम नहीं करती है। हमारा निशान कमल है और हमारे प्रत्याशी मोदी जी हैं। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है एक एक कार्यकर्ता और हम अब की बार 400 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की हम लोग प्रचंड विजय हम लोग इस देश में करने वाले हैं। उन्होंने जौनपुर में किस प्रकार से काम किया? आज माता शीतला के चरणों में आपने प्रत्याशी होने के बाद क्या आपने मांगा? माँ बाप के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता है, खाली अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी होती है। कल शाम को मैं वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के नगरी में शयन आरती में दर्शन किया। आज सुबह संकट मोचन में हनुमान जी के दर्शन किए, फिर दुर्गा कुंड में माँ दुर्गा के दर्शन किए और जौनपुर में आते ही सबसे पहले हमारे सब जो साथ में जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, इस नगर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानीय मंत्री गिरीश यादव जी, हमारे सुशील मिश्रा जी, ओम प्रकाश जी और डॉक्टर उदय सिंह
जो अभी विधायक थे कहीं कहीं होंगे। हम सब लोगों ने दर्शन करने मांगना, मैंने कहा कि माँ बाप के साथ मांगना नहीं पड़ता है, खाली श्रद्धा बिक जाती है। रणनीति क्या रहेगी पिछली हार और इस बार जीत के लिए? एक तो प्रधानमंत्री की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, हम सिपाही बन के सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो विकास 2014-2017 से शुरू हुआ, आज 2022 हो, अभी 2024 है, देश की जनता एक सबसे बड़ा काम मेरी निगाह में जो दो था जिसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, एक तो था आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया उससे रहा नहीं गया और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, उनके साथियों ने विरोध किया। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, जिन लोगों ने 370 हटाए जाने विरोध किया वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते, भारतीय तो हो ही नहीं सकते। दूसरा, करोड़ों राम भक्त रोते थे और मैं मेरी धर्मपंथी की बात करूं तो भगवान राम के लिए मुझे कई बार कहती थी इस पार्टी में कब तक काम करो जो भगवान राम मंदिर नहीं बनने दे रहा है। तो मैं कुछ जवाब मेरे पास नहीं होता था, लेकिन आज वो सारे लोग जो रोते थे, सोच नहीं पाते थे कि प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनकी जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा, वो साकार हुआ। इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो इस देश की सनातन धर्म को, इस देश के देवी देवताओं को और इस देश के विकास में बहुत बताएंगे आपको, चिट्ठियाँ आपको पता भी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है, नरेंद्र मोदी जी, तो परंपरा से हट के देश का एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति जो बाइडेन कहता है मोदी जी एक सेल्फी दे दो, आप कितने पॉपुलर हैं, हमारे यहाँ आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान जो 140 करोड़ जनता वाला भारत देश को मिला है, तो मुझे लगता है कि उनके संदेश लेकर के हम लोगों के पास जाएंगे। सपा की साइकिल पर राहुल जी भी अब सवार हो गए हैं, जिस पार्टी से आप आए हैं भाजपा में। अब जिस पार्टी में रहा उसके बारे में कहना नहीं है। एक शब्द है लीडर, जो लीड करता है लीडर होता है, और एल जब डी की जगह जाता है, डील एल की जगह जाता है, जो डील करते हैं वो डीलर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाला लीडरशिप है, उनके बाद डीलरशिप है। क्या डील करते हैं? तेजस्वी 2 सीट हमको दे दो, अखिलेश 4 सीट हमको दे दो, केजरीवाल 2 सीट हमको दे दो। तो ये डीलर के साथ उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आप प्रत्याशी घोषित होते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र सिंह भी चुनाव को लेकर ऐलान कर देते हैं कि जो हम तैयार हो गए हैं हम लोग भी। इससे कुछ बोलना नहीं मुझे, बहुत लोग लड़ते हैं, ये अकेला आदमी थोड़ा लड़ता है। आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता है धनंजय सिंह, तो कैसे? पता नहीं किसके नेता है, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं उनके बारे में, वो क्या नेता है, किसके नेता मुझे मालूम नहीं। एक ये बताएं कि यहाँ पे प्रत्याशियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है और उसके बाद अंतर विरोध भी कुछ देखने को जैसा कि, तो उसके लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे? एक तो अंतर विरोध शब्द मेरे कान पे तो नहीं आए हैं और मुझे दिखाई दे पड़ रहा है। कल बात हुई हमारे जिलाध्यक्ष से, गिरीश यादव जी से, बाकी सब लोगों ने बाबतपुर चौराहे से कोई गाड़ी खुद की कोई भाड़े पे नहीं किया, गाड़ी सब ले करके 300-400 काफिला चल रहा है। जौनपुर में छोटे से लगे बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये विषय मुझे लगता है किसी दूसरे के लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी अंतर विरोध नहीं होता। नहीं
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। पूरा मामला जनपद में आज 4-5 दिन से बहुत गंभीर बना हुआ है और पूरा प्रदेश जो है जल रहा है। कुछ तो काम ऐसे हो रहे हैं इस सरकार में जो है, हमारे जो है पुलिस प्रशासन के लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं गया था, न सुना गया था। जनप्रतिनिधियों के साथ कर रहे थे, कर ही रहे थे। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रमोद यादव जी, जो मल्हनी विधानसभा के हमारे निवासी हैं, बोधापुर गांव उनका है, आज वो घर से निकले और घर से निकले अपने मोड़ पर पहुंचे, 2 आदमी पहुंचे और कहे कार्ड जो है देना है, शादी में आपको आना है, और गोली उतार दिए, 8 गोली। तो इस सरकार से जनता ऊब चुकी है। सरकार के खिलाफ ही आंदोलन है। हम लोग सब आंदोलित हैं, अधिवक्ता समाज हमारा जितना है सब आंदोलित हैं। इसके लिए हम लोग जो है अगर सुधार नहीं लाते हैं प्रशासन के लोग, तो हम लोग अगला कदम गंभीर रूप से बड़ा उठाने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, ये बताइए, दिन दहाड़े जो हुआ है, सुबह में हुआ, दिन दहाड़े हुआ है। इस सरकार में दिन दहाड़े ही तो सब कुछ हो रहा है। इस सरकार में दिन दहाड़े ही होगा, रात में कुछ नहीं करते ये लोग, दिन में ही घटना करते हैं। घर से सुबह निकल करके कहीं अपने पार्टी के काम से जा ही रहे होंगे कि उनको रास्ते में गोली मार दिया गया। क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे। पुलिस कप्तान को पहले बात जनपद से जो है बाहर निकाला जाए, इसलिए कि पुलिस कप्तान जो है जब आया था तो ये हुआ था कि जब वो बहुत बड़ा काउंटर स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो है अपने आप को बताए थे कि हम जनपद में एकदम शांति व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन जब से वो हैं जनपद में परमानेंट अशांति बनी हुई है, क्राइम बढ़ा हुआ है जी, अपराधियों के हौसले बुलंद लगा। इनकाउंटर जो है अपराधियों करेंगे, लेकिन मनोज कुमार मिश्र, अध्यक्ष कलेक्ट्रेट जौनपुर। महामंत्री जी, क्या किस तरह से आप लोग प्रदर्शन करें, क्या है पूरा मामला है जो आज अधिवक्ता लोग? जिले का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। वर्तमान कप्तान महोदय के जब से आए हैं तब से जिले का आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। आज क्या हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव को दिन दहाड़े 8:30 बजे जो ही घर से बाहर निकले, 2 अज्ञात लोग आए, उनके अंदर 8 गोलियां उतार दिए। यह बहुत विभत्स घटना है। सुबह की घटना है, आज सुबह 8:30-9 बजे की घटना है। सुबह में ऐसी वारदात हो जाए। जी जी, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन कोई जनहित में काम नहीं कर रहा है। आपकी मांग क्या है? आज प्रदर्शन है जिस तरह से, हम यह चाहता हूं कि जो इसमें अपराध में लिप्त हो उनको तत्काल गिरफ्तारी हो और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जिला प्रशासन इस पर चौकन्ना और सावधान रहे, नहीं हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लाल बहादुर यादव, महामंत्री कलेक्ट्रेट जौनपुर। परिश्रम और पुरुषार्थी लोगों की धरती है। यहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जौनपुर को एक पहचान दिलाई, और पहचान जो यहां पे थे परंपरा से, उन लोगों ने यहां की पहचान यहां के चित्र से भी और यहां की इमरती से भी दिलाई। जो यहां से बाहर गए, मुंबई गए, देश के अंदर अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा वहां मनवाया। और जो लोग किसी संस्थान में गए, वहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनकर के उन लोगों ने वहां भी अपनी पताका को पहनाने में कोई कोताही नहीं करती। हर एक क्षेत्र में यह जनपद तो बड़ा और बड़ा रहा है इस मामले में। आदि गंगा के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इसको प्राप्त होता रहा है। यहां के हस्तशिल्पी, यहां के कारीगर, यहां का हुनर और यहां की प्रतिभा, जब भी उसे अवसर मिला वो कभी चूका नहीं है, कभी नहीं चूका है। हमेशा उसने अपने आप को साबित किया है। और यही तो मोदी जी का यही संकल्प है। हम इन सबको, किसी को पीएम
विश्वकर्मा के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्वदेश और स्वाभिमान का वही प्रतीक है जो हमें राष्ट्रवाद की मार्ग पर चलने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास कार्ड लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे। समझे ना? फिर एक बार सभी लोग सहमत हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जौनपुर वासियों को इन 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए समिति और यहां के जनप्रतिनिधियों को, कृपाशंकर जी को, जिन्होंने संयोजन करके इस भव्य प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया, इसके लिए उन सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे जवाब देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम किया। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो रहा है, वे सड़क से भी है, पेयजल से भी जुड़ी हुई है, यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं हैं जिनका लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस अवसर पर एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज जो विकास का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के मिल रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण करने का प्रयास किया गया है, निवेश और रोजगार की नई संभावना को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है। यह तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उनके मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अब हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प होना चाहिए 2024 का, अगले 2 महीने का एक ही संकल्प होना चाहिए हर जौनपुर वासी का, हर प्रदेशवासी का, कि फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए आवश्यक है यहां पर भी वह करके दिखाना है। तैयार है ना सब लोग? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मोदी जी की सरकार के लिए घर घर कमल खिलाना होगा। सभी लोग सहमत है ना? और यही कमल लक्ष्मी लेकर के आएगा, मां लक्ष्मी को यही लेके आएगा और उसी से भी बड़े बड़े विकास के योग कार्य होंगे। मैं भी यहां पे आ रहा था तो मेरे पास गिरीश जी बोल रहे थे कि हौज से लेके लाइन बाजार नईगंज होते हुए कोल्हान मऊ बाईपास पर इस सड़क के बारे में कह रहे थे। हमने कहा ये सड़क तो सब मंत्री ने स्वयं है और ये सभी सड़कें बनेंगी। ऐसे ही उन्होंने 2-3 अन्य कार्यों के बारे में भी उन्होंने प्रस्ताव दिए। लगातार काम करते हैं, खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3300 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे, आज निवेश आ रहा है।
एसटीपी लग रही है, 4 लेन बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, गोमती नदी में पुल बन रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी यहां के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर में नल की योजना लागू हो रही है, शुद्ध पेयजल, हर गरीब को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ और हर निराश्रित बालक को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा करोड़